रूस और यूक्रेन के बीच जो महायुद्ध का संकट है वो क्षण क्षण नए मोड़ ले रहा है। कल तक स्थिति यह थी कि लग रहा था जैसे महायुद्ध का संकट नहीं टला है, और जैसे ही यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर दावा किया कि रूस 16 फरवरी को हमला कर सकता है, ऐसा लग रहा था कि महायुद्ध शुरू हो जाएगा। लेकिन आज की खबर ये है कि रूस अपने कुछ सैनिकों को यूक्रेन की सीमा से फिर पीछे ले जा रहा है, हटा रहा है। ऐसे में महायुद्ध का संकट अब थोड़ा सा टलता जा रहा है, लेकिन इसे निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, क्योंकि जो रूस की नीति है वह क्षण क्षण बदल रही है। हर वक्त पश्चिम से जो प्रतिक्रिया आ रही है उसके बीच यह कहना बड़ा मुश्किल है कि यह संकट टल ही गया है। तो ऐसा क्यों है कि रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का संकट इस कदर बढ़ गया है, तनाव इस कदर बढ़ गया है? इसके तीन अहम कारण हैं। सबसे पहला तो ये कि लगभग आप कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों से रूस के 1.25 लाख सैनिक यूक्रेन को घेर रखे हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर यह दावा किया कि अब तो रूस आक्रमण कर सकता है। तीसरा सबसे अहम कारण यह भी है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों को यूक्रेन तुरंत छोड़ने को कहा। ऐसे में यह संभावना काफी प्रबल हो गई है कि रूसी लोग किसी भी वक्त यूक्रेन पर हमला कर सकते हैं, अर्थात जो रूसी सरकार है वह बिल्कुल हमले के मूड में है। तो आइए आज हम रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध के इस संकट के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से यूक्रेन तीन तरफ से घिरा हुआ है रूस की सेनाओं से, और यूक्रेन पर लगातार दबाव बना हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को स्टडी टिप्स विद संजय में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं ये कौन से इलाके हैं और किस तरह से रूस ने यूक्रेन को घेर रखा है। जैसा कि आप सबको पता होगा, क्योंकि यूक्रेन और रूस के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है यह अब नया नहीं रह गया है, यह काफी समय से चल रहा है और दिन ब दिन तनाव बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि पूर्वी यूक्रेन के पास तो 2014 से ही रूसी सैनिक तैनात हैं, यह बिल्कुल स्पष्ट बात है। दूसरा ये कि दक्षिण में क्रीमिया और उत्तर में बेलारूस, इन दोनों तरफ से भी रूसी सेनाएं तैनात हैं। तो ऐसे समय में, ऐसे स्थिति में यह स्पष्ट है कि यूक्रेन जब तीन तरफ से घिरा है तो हमला कभी भी हो सकता है। और यूक्रेन के साथ रूस की सीमा लगती है, यह तो मैप देखने से स्पष्ट होता है। तो ऐसे में सीमा पर सैनिक पहले से तैनात हैं, इसको हम एक मैप के माध्यम से इस तरह समझ सकते हैं। जैसे देखिए, ये रहा यूक्रेन का क्षेत्र, ये यूक्रेन का क्षेत्र रहा, और इसके आप देख रहे हैं पूरब में ये जो रेड स्पॉट्स हैं ये रूसी सेनाएं हैं जो इसकी सीमा पर लगी हुई हैं। यही नहीं, आप देख रहे हैं डोनेत्स्क और लुहास्क, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां यूक्रेन के अंदर जो अलगाववादी हैं, सेपरेटिस्ट हैं, वो अपना मुहिम काफी समय से यूक्रेन की सरकार के खिलाफ चला रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रूस से संबंधित हैं, अर्थात स्लाव जाति के हैं, और रूस लगातार इन्हें समर्थन देता रहा है ताकि यूक्रेन की सरकार अस्थिर रहे। तो एक तो इस क्षेत्र से, बल्कि इधर से पूर्व की ओर सीमा तरफ आप देख रहे हैं पूर्वी सीमा पर रूसी सेना लगी हुई है। दूसरा आप देख रहे हैं क्रीमिया वाला क्षेत्र, ये क्रीमिया का वही क्षेत्र है जिसे रूस ने 2014 में कब्जा कर लिया था, क्योंकि इसका काफी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है। 2014 में इस पर रूस ने कब्जा किया था। तो यहाँ भी सेनाएं तैनात है रूस की। अब आप देखिए उत्तर की ओर आप देख रहे हैं यूक्रेन से सटे बेलारूस है। बेलारूस जो कभी रूस का ही एक भाग था और आज भी बेलारूस रूस के खेमे में ही है। तो रूसी सेनाएं यहाँ भी तैनात कर दी गई हैं। इस तरह से उत्तर, पूरब और दक्षिण, तीन तरफ से रूसी सेनाओं ने यूक्रेन को घेर रखा है। यह स्थिति बन रही है। अब जरा हम, भले ही युद्ध शुरू नहीं हुआ है, भले ही ऐसे संकेत मिल रहे हैं
कि रूसी सेनाएं अब धीरे धीरे वापस लौटेंगी। हालांकि यह निश्चित रूप से तय रूप से नहीं कहा जा सकता। दोनों के बीच मामला थोड़ा बेहतर हो इसलिए प्रयास भी जारी है। जर्मनी के चांसलर ने यूक्रेन के ऑफिशियल से बातचीत शुरू की है और अब वह रूस भी जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी हम जरा देखें कि यूक्रेन और रूस की सेनाओं की अगर तुलना की जाए तो इससे यह पता चलेगा कि आखिर किसका पलड़ा भारी है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं मैप में, इसमें दोनों देशों के मिलिट्री स्ट्रेंथ को कंपेयर किया गया है। जहां आप देख रहे हैं एक्टिव पर्सनल की बात की जाए तो रूस में 8,50,000 हैं, यूक्रेन में 2 लाख हैं। पारामिलिट्री फोर्सेस की संख्या जहां रूस में 2,50,000 है, यूक्रेन में आप देख रहे हैं मात्र 50,000 है। नेवल फ्लीट स्ट्रेंथ रूस में 605, वहीं यूक्रेन में मात्र 38। टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या रूस में कहीं अधिक है यूक्रेन के मुकाबले। फाइटर एयरक्राफ्ट भी 772 है, जबकि आप देख रहे हैं यूक्रेन में मात्र 69 है। हेलीकॉप्टर्स की संख्या रूस में 1543 है, वहीं यूक्रेन में मात्र 112। आर्मर्ड व्हीकल्स की जहां तक बात की जाए, जिनकी बहुत अहम भूमिका होती है किसी भी युद्ध में, उसकी संख्या रूस में काफी अधिक है, 30,000 से अधिक, वहीं यूक्रेन में यह मात्र 12,000 है। टैंक स्ट्रेंथ की बात की जाए तो रूस में यह 12,000 से अधिक है, वहीं यूक्रेन में आप देखते हैं मात्र 12,303 है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या अगर देखें तो रूस में 544 और यूक्रेन में मात्र 34। तो इस तरह से दोनों के मिलिट्री स्ट्रेंथ को अगर कंपेयर किया जाए तो रूस कहीं अधिक भारी पड़ता है यूक्रेन पे। अब आइए देखते हैं, अगर आपने देखा है किस तरह से तीन तरफ से रूसी सेनाओं ने घेर रखा है यूक्रेन को, तो अब जरा चर्चा करें कि आखिर रूस यूक्रेन के बीच जो है कॉन्फ्लिक्ट या विवाद है, जो कि अब नया नहीं रह गया है, आखिर इसका क्या कारण है। सर्टेनली इसके कुछ ठोस कारण हैं और इसी वजह से यह विवाद पहले से तो चल ही रहा था, आगे और गहराता जा रहा है। तो आपने यहाँ देखा, जैसा कि मैप से स्पष्ट पता चलता है कि जो यूक्रेन है उसका लोकेशन आप देख रहे हैं रूस के पश्चिम में है, राइट। अब रूस की जो नीति है यूक्रेन की तरफ, वो किस तरह से है, किस तरह की है और इसके पीछे का पर्पस क्या है, अब यह भी जरा देख लेते हैं। तो रूस जो नीति अपना रहा है यूक्रेन के प्रति, उसका एक खास कारण है। उसका कारण यह है कि यूक्रेन हमेशा से पश्चिमी देशों के साथ अपना झुकाव दिखाता रहा है, बल्कि अब वह इस स्थिति में है कि वह चाह रहा है कि पश्चिमी देशों का जो सैन्य संगठन है नाटो, यूक्रेन उसका सदस्य, उसका मेंबर बनना चाहता है, बल्कि उनके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करना चाहता है जिससे वह रूस को प्रतिसंतुलित कर सके, काउंटर कर सके। वह नाटो का सदस्य बनना चाहता है। इसका एक पर्पस निश्चित रूप से यह है कि उसे नाटो देशों से, अमेरिका से मिसाइल और सैनिकें मिल सकें, सपोर्ट मिल सके और उसकी स्वतंत्रता बिल्कुल अक्षुण्ण रहे, अर्थात रूस के तरफ से जो उस पर दबाव आ रहा है वह दबाव उस तरह से न हो पाए। अब जहां तक बात है यूक्रेन के लोकेशन की और उसका क्या इंपॉर्टेंस है रूस के लिए, जरा इसको भी देखते हैं। तो आप जरा थोड़ा पीछे की ओर चलें तो आप पाएंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो उस दौरान भी रूस पर पश्चिम की ओर से ही हमला हुआ था, पश्चिम की ओर से हमला हुआ था और रूस ने खुद को बचाया, खुद को प्रोटेक्ट किया। वह इसलिए कि यूक्रेन का जो क्षेत्र है पश्चिम, जो रूस के पश्चिम में है, वह रूस के लिए एक बफर जोन का काम कर रहा था। अब यह बफर जोन अर्थात यूक्रेन अगर पश्चिमी देशों के खेमे में चला जाता है, वैसे में रूस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पश्चिमी देशों के गुट और रूस में शुरू से ही एक प्रतिद्वंदिता है, शुरू से ही एक कोल्ड वार है। हालांकि आज की तारीख में कोल्ड वार शब्द न कहें, लेकिन फिर भी यह कहीं ना कहीं कहने को थियोरेटिकली कोल्ड वार कब का खत्म हो चुका, लेकिन वास्तव में अभी भी स्थिति यही बनी हुई है कि रूस के टूटने के बाद रूस से, सोवियत संघ से निकले हुए जो राज्य हैं उनमें से कुछ पर पश्चिमी देशों का हमेशा से दबाव बना रहा, अर्थात कहीं ना कहीं पश्चिमी देशों का उन्हें सपोर्ट मिलता रहा ताकि रूस को अधिक से अधिक कमजोर किया जा सके। और जहां तक यूक्रेन का मामला है तो यूक्रेन
और रूस की राजधानी मॉस्को के बीच की दूरी मात्र 1000 मील है, 1600 किलोमीटर। ऐसे में अगर यूक्रेन वाला क्षेत्र पश्चिमी देशों और अमेरिका के प्रभाव में चला जाता है तो निश्चित रूप से मॉस्को के लिए यह एक खतरा होगा, और वह आप कह सकते हैं दुश्मनों के टारगेट से ज्यादा दूर नहीं रह जाएगा। तो एक तरह से आप देख रहे हैं कि यूक्रेन एक सिक्योरिटी जोन की तरह काम करता है रूस के लिए। अगर यूक्रेन ही अगर दूसरे खेमे में चला जाए, जैसा कि अभी देखने को मिल रहा है, वैसे में निश्चित रूप से रूस के लिए एक खतरा हो जाएगा। तो यह जो है एक सामरिक आप कह सकते हैं जियोपॉलिटिकल कारण, यह तो एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है ही रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का। लेकिन इसके साथ साथ कुछ सांस्कृतिक ऐतिहासिक कारण भी है, जरा उसको भी देख लें। जैसा कि आप जानते होंगे, ये रूस और यूक्रेन के बीच एक दूसरा संबंध भी है, वह बहुत ही पुराना है, क्योंकि यूक्रेन कभी रूस का एक भाग हुआ करता था। तो रूस यूक्रेन को अभी भी स्लाव राष्ट्र मानता है, अर्थात रूस में जो प्रजाति है वैसी प्रजाति के बहुत सारे लोग यूक्रेन में भी है। तो यूक्रेन को रूस अपने से अलग नहीं देखता है, दोनों के बीच कल्चरल, लिंग्विस्टिक और फैमिलियर रिलेशंस रहे हैं और आज भी हैं, भले ही यूक्रेन एक स्वतंत्र देश के रूप में है। तो रूस कहीं ना कहीं यूक्रेन को अपना विरासत, अपनी प्रॉपर्टी मानता है, और वह कभी नहीं चाहेगा कि यूक्रेन पश्चिमी खेमे में जाए, क्योंकि इससे रूस की जो भावना है वह तो आहत होगी ही, लेकिन स्ट्रैटेजिक और सामरिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उस दृष्टिकोण से भी रूस के लिए एक प्रकार का खतरा होगा। अब रही बात दूसरे फैक्टर्स की जो इस तनाव का कारण है, उसमें एक फैक्टर यह भी है, वो है बैलेंस ऑफ पावर। जो जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसमें बैलेंस ऑफ पावर काफी मायने रखता है। कहने का मतलब ये कि शक्ति संतुलन अगर बरकरार रहे तो एक तरह से यह शांति बनी रहती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन जैसे ही शक्ति संतुलन में फेरबदल होता है वैसे में एक हलचल सी मचती है, और लगता है कि किसी न किसी रूप में दो राष्ट्र के बीच या कुछ राष्ट्र के बीच तनाव बढ़ रहा है। अब जहां तक बात है शक्ति संतुलन की, तो यूक्रेन जब सोवियत संघ से अलग हुआ था तो उसका परिणाम यह हुआ था कि कहीं ना कहीं रूस कमजोर हो रहा था, और यह भी साथ साथ बात स्पष्ट हो रही थी कि यूक्रेन का सोवियत संघ से अलग होना और पश्चिमी खेमे में जाना इस शक्ति संतुलन को रूस के विरुद्ध ले जाएगा। और रूस इसी बात से चिंतित है कि एक तो रूस पहले के मुकाबले अब टूट कर छोटा हो चुका है, कई राष्ट्र उसके, कई उसके क्षेत्र जो हैं जो पहले उसके भाग थे निकल चुके हैं। अगर ये स्वतंत्र रूप से न्यूट्रल बने रहें तब तो बात बनेगी, लेकिन अगर यह पश्चिम खेमे में चला जाता है कुछ देश या फिर यूक्रेन या कोई और भी, वैसे में शक्ति संतुलन अमेरिका या पश्चिमी देशों के फेवर में चला जाएगा, और इससे कहीं ना कहीं रूस को नुकसान है। इस शक्ति संतुलन को कायम रखने के लिए निश्चित रूप से रूस प्रयासरत है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका और दूसरे पश्चिमी देशों की सिंपैथी यूक्रेन के तरफ है, ताकि यूक्रेन को वो अपना प्रभाव में ले सके। और रूस इस बात को, पश्चिमी देशों के इस प्रयास को रोकने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, कमिटेड है, दृढ़ संकल्प है। तो यह शक्ति संतुलन का भी मामला है, और यह शक्ति संतुलन कौन सा मोड़ लेता है, इस तनाव या इस विवाद के पश्चात क्या निर्णय आता है, इस पर निर्भर करता है। अब एक और बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर है जो रूस और यूक्रेन के बीच कहीं ना कहीं इस तनाव और विवाद का कारण है, वह है काला सागर का लोकेशन। काला सागर का जो लोकेशन है वह यह बतलाता है कि रूस कहीं ना कहीं इस क्षेत्र पर अपना प्रभाव बनाए रखना चाहता है, क्योंकि काला सागर का अपना एक जियो पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। यह इम्पोर्टेंस इसलिए भी है कि उस क्षेत्र के सभी राष्ट्र काला सागर पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं, जो भी तटीय उसके राज्य हैं वो काला सागर पर अपना प्रभाव जमाना चाहते हैं। एक तो उसका यह कारण है कि कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली, चाहे वह ऊर्जा के क्षेत्र में हो या फिर आप कह सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड या ट्रांसपोर्टेशन, नेविगेशन का मामला हो, तो काला क्षेत्र का इस मामले में, इस दृष्टिकोण से काफी महत्व है। अगर रूस इस पर अपना प्रभाव जमाए रहता है तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में या फिर आर्थिक लाभ के क्षेत्र में उसे निश्चित रूप से फायदा होगा। लेकिन काला सागर पर प्रभाव रूस का बना रहे, कायम रहे, यह तभी संभव है जब रूस का यूक्रेन पर भी प्रभाव बना रहे।
अब यहाँ पर एक प्रश्न यह उठता है कि यूक्रेन नाटो में क्यों शामिल होना चाहता है। तो जैसा मैंने पहले बताया, मैं उसको थोड़ा और इलेबोरेट कर दूं। अब जहां तक यूक्रेन की बात है, तो थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो हम देखते हैं कि 1917 से पहले जो रूस, जो यूक्रेन का क्षेत्र है, वह रूसी साम्राज्य का ही एक हिस्सा था। लेकिन 1917 में जो अक्टूबर क्रांति हुई थी, जहां पे एक कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन हुआ था, उसके बाद जो स्थिति बनी, जो पॉलिटिकल कॉन्फ़िगरेशन रहा रूस का, उसके परिणाम स्वरूप यूक्रेन ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था। लेकिन उसकी यह स्वतंत्रता ज्यादा दिन कायम नहीं रही और 1920 में पुनः वह सोवियत संघ में, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिकन में वह शामिल हो गया। लेकिन भले ही वह रूस का एक अंग हो गया, परंतु यूक्रेन के लोग स्वतंत्रता प्रेमी हैं और वो खुद को स्वतंत्र देश मानते रहे, अपना एक अस्तित्व कायम करने की बात करते रहे। और यह तब संभव हुआ जब 1991 में रूस में सोवियत संघ में, बल्कि कहा जाए सोवियत संघ में कम्युनिज्म फेल हुआ। और कम्युनिज्म फेल होने का क्या परिणाम क्या हुआ, सोवियत संघ टूटकर बिखर गया। सोवियत संघ के बिखरने के साथ ही 15 नए देश अस्तित्व में आए, जिसमें यूक्रेन भी शामिल था। तो इस तरह से 1991 में उसे आजादी मिली। अब वह चाहता है कि वो अपनी स्वतंत्रता को कायम रखे, जबकि रूस हमेशा कहीं ना कहीं उस पर दबाव बनाए रखना चाहता है। जिसका कारण क्या है, यह भी आपसे मैंने चर्चा की। तो एक तरफ यूक्रेन अपनी आजादी को बनाए रखना चाहता है, लेकिन उसकी यह आजादी, उसकी यह स्वतंत्रता निश्चित रूप से कहीं ना कहीं खतरे में आ जाती है जब जब रूस यूक्रेन पर अपना प्रभाव बनाना चाहता है। ऐसे में यूक्रेन को एक सपोर्ट की जरूरत है, एक ऐसे गुट की जरूरत है जो उसकी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखे, कायम रखे। और नाटो उसके लिए एक ऐसा ही विकल्प है। पश्चिमी देशों का एक यह सैन्य संगठन निश्चित रूप से यूक्रेन को हर तरह से सपोर्ट करना चाहता है। बल्कि अगर यूक्रेन नाटो का सदस्य बन जाता है तो अमेरिका और दूसरे जो पश्चिमी देश हैं, उस उसके द्वारा यूक्रेन को हमेशा सहायता मिलती रहेगी, सपोर्ट मिलता रहेगा, सैनिक सहायता मिलेगी। और कहीं ना कहीं रूस के लिए यह कठिन हो जाएगा कि वह यूक्रेन पर अपना दबाव बनाए रहे या फिर उस पर पुनः अपना कब्जा करे। तो यही कारण है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस कतई यह बर्दाश्त नहीं कर सकता कि यूक्रेन नाटो का एक सदस्य हो जाए। यह रूस के लिए संभव नहीं है कि वह इस बात पर चुप बैठे कि नाटो का विस्तार अब आप कह सकते हैं रूस के उन पुराने साथियों के साथ हो जाए, जिन पर अब तक रूस का दबाव रहा है, प्रभाव रहा है, और कहीं ना कहीं वो यूनाइटेड यूएसएसआर के सदस्य रहे हैं। अब यहाँ एक और बात है, वह है अमेरिका। अमेरिका इस रूस यूक्रेन विवाद में काफी रुचि लेता रहा है और यही कारण है कि यह विवाद सुलझने और आप कह सकते हैं खत्म होने के बजाय और गहराता गया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इसमें आप कह सकते हैं कि विलेन का रोल प्ले कर रहा है। हालांकि उसकी अपनी मंशा है, उसका अपना उद्देश्य है और इसलिए वह यूक्रेन को लगातार सपोर्ट करता रहा है। बल्कि यूक्रेन को उसने सैनिक मदद भी दी है। और अमेरिका ही नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं जर्मनी, टर्की, सब के सब कहीं ना कहीं यूक्रेन को सैनिक सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। और यह सब प्रयास इसलिए है कि रूस की आक्रामक नीति को प्रतिसंतुलित किया जाए, उसको रोका जाए। जैसा कि न्यूज में भी आया था, लगभग 3,000 सैनिकों से अमेरिका ने यूक्रेन की मदद का ऐलान किया है। तो आखिर क्या वजह है कि अमेरिका इस विवाद में बेहद रुचि ले रहा है? इसको आप इस रूप में समझ सकते हैं कि अमेरिका, जब से रूस यूएसएसआर सोवियत संघ टूटकर बिखरा है, तब से अमेरिका खुद को विश्व का मुखिया मानता है। अर्थात वह इस बात में विश्वास करता है कि जो वर्ल्ड है वह यूनिपोलर वर्ल्ड है, एक ध्रुवीय विश्व। और अब अमेरिका के की ताकत को चुनौती देने वाला कोई राष्ट्र नहीं बचा है। जबकि इससे पहले 1991 से पहले रूस और अमेरिका दो सबसे मजबूत राष्ट्र थे और एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी थे। लेकिन यह मामला अब नहीं है। तो रूस कहीं ना कहीं खुद को मुखिया मानता है और वैश्विक स्तर पर जहां कहीं भी, जिस देश में भी इस तरह की परेशानी होती है, तो अमेरिका अपने लीडरशिप और अपने मुखिया वाले कॉन्सेप्ट को चाहता है अप्लाई करना। वह चाहता है कि वहां के विवाद को सुलझाते हुए यह साबित करे कि वह अनक्राउंड किंग है, जबकि रूस को यह मंजूर नहीं है। अब आप देख सकते हैं कि जो अमेरिकन राष्ट्रपति बाइडेन हैं, वह यूक्रेन में काफी रुचि ले रहे हैं
और साथ साथ अपनी छवि को बेहतर करना चाहते हैं, अपने इमेज को बेहतर करना चाहते हैं। यह इमेज कहीं ना कहीं थोड़ा इस इमेज में डेंट लगा है क्यों, अर्थात इमेज खराब हुई है क्यों, क्योंकि अफगानिस्तान की जो पॉलिसी थी, अफगानिस्तान में जो अमेरिकी पॉलिसी थी, उसमें क्लैरिटी नहीं रह गई। अर्थात एंटी टेररिज्म के अपने इस एजेंडे को लेकर जिस तरह से अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिक काफी समय तक रहे और अचानक उनकी वापसी हुई, उससे अमेरिका की काफी किरकिरी हुई है। और साथ साथ कुछ जो समस्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप कह सकते हैं आतंकवाद के रूप में दिख रही थी, वह कायम रह गई। और अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से संबंधित किसी भी समस्या का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकाला, बल्कि उसने अपने सैनिकों की वापसी की। तो उसके इमेज पर इस तरह से इसका एक आप कह सकते हैं कि प्रतिकूल असर पड़ा है। जहां तक ईरान की बात है, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ईरान के संबंध में भी अमेरिका कुछ खास हासिल नहीं कर पाया, क्योंकि तमाम प्रतिबंधों के बावजूद भी ईरान काफी हद तक अपनी मनमानी करता रहा है। यही नहीं, उत्तर कोरिया और अमेरिका के संबंधों को देखें तो दोनों के बीच 36 का आंकड़ा रहा है। और इस मामले में भी उत्तर कोरिया ने लगातार कभी परमाणु बम या कभी मिसाइल का परीक्षण कर यह साबित किया है कि वह अमेरिका से नहीं डरता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रूस का जो मुखिया वाला रोल है, वह वास्तव में एक्सिक्यूट नहीं हो पा रहा है और हर जगह उसकी किरकिरी हो रही है। ऐसे में अपने आप कह सकते हैं फेस सेविंग डिवाइस के रूप में अपनी छवि को, अपने इमेज को थोड़ा बेहतर करने के लिए वह चाहता है कि यूक्रेन में रूस का जो प्रभाव है, रूस की जो नीति है, उसको कहीं ना कहीं काउंटर किया जाए। और इसके लिए जरूरी है कि यूक्रेन की मदद की जाए और इस मदद के माध्यम से रूस को और पश्चिम की ओर एक्सपेंड करने से रोका जाए। और यही कारण है कि यह विवाद जो है, रूस और यूक्रेन के बीच जो विवाद है, यह विवाद सुलझने के बजाय और गहराता गया है। इस संदर्भ में अमेरिका और रूस के बीच निश्चित रूप से कुछ वार्ताएं हुई हैं, लेकिन इन वार्ताओं के अंतर्गत दोनों के बीच कोई भी हल निकाल पाने में कामयाबी नहीं हो सकी, क्योंकि जो भी शर्त रूस अमेरिका के समक्ष रखता है, अमेरिका उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में निश्चित रूप से अमेरिका ने इस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाया है, न कि इसको सुलझाने में इसकी मदद की है। अब यहाँ हम बात कर लें भारत की, क्योंकि निश्चित रूप से भारत कहीं न कहीं इस विवाद से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। एक तो अभी जैसा कि खबरें आ रही हैं कि वहां पे 18 से 20 हजार भारतीय स्टूडेंट्स यूक्रेन में है, और अगर महायुद्ध का संकट नहीं टलता है, अगर युद्ध शुरू हो जाता है, ऐसे में इन विद्यार्थियों की जान खतरे में पड़ेगी। तो अब भारत की सरकार ने इन विद्यार्थियों को यह सजेशन दिया है, बल्कि भारतीय सरकार को भी इस संबंध में एक सलाह, एक परामर्श दिया गया है कि वह अपने स्टूडेंट्स को यहाँ वापस बुला ले, क्योंकि कहीं ना कहीं युद्ध की स्थिति में वो वहाँ अटक सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि इस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, इस डिप्लोमेसी में इंडिया कहाँ स्टैंड करता है, उसे किसकी मदद करनी चाहिए, किसका सपोर्ट करना चाहिए, किस खेमे में जाना चाहिए, या हमेशा की तरह अपनी एक स्वतंत्र नीति अपनानी चाहिए। तो यहाँ पर इसको अगर गौर से देखें तो भारत के लिए थोड़ा सा कठिन समय जरूर है। इसका एक कारण है, इसका कारण यह है कि रूस हमेशा से भारत का मित्र रहा है, बल्कि आज भी जो भारत अपना हथियार खरीदता है, उसका लगभग 55% हथियार वह रूस से ही खरीदता है। रूस का जो रवैया है भारत के प्रति अभी भी काफी संतुलित है, और इससे इसे हम एक आप कह सकते हैं फ्रेंडली रिलेशन मान सकते हैं, क्योंकि जब भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद हुआ 2020 में, और अभी भी सीमा विवाद टला नहीं है, बल्कि अभी भी स्थिति बहुत बेहतर नहीं कही जा सकती। उस स्थिति में भी रूस ने अपनी तटस्थता बनाए रखी, और रूस ने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे यह लगे कि वह चीन के साथ है। दूसरी ओर हम यह भी देख सकते हैं कि भारत और अमेरिका के रिलेशन उत्तरोत्तर बेहतर होते जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों के इतिहास को अगर हम देखें तो अमेरिका और भारत के रिलेशन काफी अच्छे हुए हैं। हालांकि कई बार यह बात रूस को नागवार गुजरी है, लेकिन फिर भी रूस की जो नीति है वह शुरू से काफी संतुलित रही है भारत के प्रति। तो ऐसे में अमेरिका और रूस दोनों ही भारत के आप कह सकते हैं कि अच्छे मित्र हैं। और यही नहीं, तारीफ की बात यह है कि यूक्रेन के साथ भी भारत के संबंध अच्छे हैं। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि 1993 में जब यूक्रेन ने एशिया में अपना पहला दूतावास खोला था, तो वह देश कोई और नहीं बल्कि बल्कि भारत था। तो
तब से लेकर आज तक यूक्रेन से भारत के संबंध, चाहे वह व्यापार का संबंध हो, चाहे वह स्ट्रैटेजिक रिलेशन हो या फिर डिप्लोमेटिक रिलेशन हो, ये सारे रिलेशंस कंटिन्यूड हैं और बेहतर हैं। तो ये जो विवाद चल रहा है जिसमें कहीं ना कहीं रूस है, अमेरिका है, यूक्रेन है, इन तीनों देशों से भारत के संबंध अच्छे हैं और ऐसे में भारत के लिए बड़ा कठिन है कि वह कौन सा जेस्चर अपनाए। हालांकि अमेरिका और अन्य देशों ने मिलकर अभी रूस के मामले पर जो एक प्रस्ताव लाया था, उस प्रस्ताव में भारत ने किसी के पक्ष में मतदान नहीं दिया। तो अब तक तो भारत ने एक संतुलन बना रखा है और निश्चित रूप से वह इस रूप में नहीं दिखाई दे रहा है कि वह किसी खास देश का सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हाँ, अगर यह संकट गहराता है, आगे बढ़ता है, तो वैसे में निश्चित रूप से भारत को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। यह एक ऐसा स्टैंड लेना पड़ेगा जिसमें अमेरिका और रूस के साथ उसके संबंध में भी कोई परिवर्तन न हो, उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव भी न पड़े और यूक्रेन की स्वतंत्रता भी अक्षुण्ण रहे। तो अब यह आगे देखने वाली बात होगी कि क्या स्थिति बनती है, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह जो तनाव बना हुआ है, इस तनाव में क्या परिवर्तन आता है। तो अभी फिलहाल रूस और यूक्रेन के बीच के विवाद को हम इन फैक्टर्स, इन कारणों के माध्यम से समझ सकते हैं और आगे जो भी स्थिति बनती है उसकी फिर से चर्चा की जाएगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपको इसमें कोई कमी दिखती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं इसे और इम्प्रूव कर सकूं। थैंक यू वेरी मच।